Good morning, student. Myself, Ranjana Misra, Department of Psychology, मारवाड़ी कॉलेज रांची। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पिछले क्लास में फ्राइडियन थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी को पढ़ा। आज हम लोग नियो साइको एनालिटिक अप्रोच पढ़ेंगे। नव्य मनोविश्लेषणात्मक उपागम। फ्राइड के सिद्धांत की आगे चलकर आलोचनाएं शुरू हो गई और उनके अनेकों शिष्य एवं समर्थक इससे असहमत होकर व्यक्तित्व के विकास में अन्य कारकों को भी महत्वपूर्ण बताते हुए अलग अलग सिद्धांतों को, अलग अलग विचारों को दिया, जिन्हें नव फ्राइडवादी या नियो फ्राइडियन कहा जाता है। इनके प्रयासों में इन नव फ्राइडवादी उपागमों में सृजनशीलता, क्रिएटिविटी, क्षमता, कैपेसिटी तथा समस्या समाधान की योग्यता जैसी मानवीय गुणों पर बल दिया गया। इनमें प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में पहला नाम आता है कार्ल यूंग का विश्लेषणात्मक सिद्धांत, कार्ल यूंग्स एनालिटिक थ्योरी। कार्ल यूंग फ्राइड के शिष्य थे, लेकिन बाद में कुछ बिंदुओं पर फ्राइड से असहमति होने के कारण एक अलग स्वतंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे व्यक्तित्व का विश्लेषणात्मक सिद्धांत यानी एनालिटिकल थ्योरी कहा गया। यूंग ने अपने इस सिद्धांत में फ्राइड द्वारा लैंगिक कारकों पर अधिक बल देने के बजाय उन्होंने व्यक्ति के लक्ष्यों एवं आकांक्षा का मतलब एस्पिरेशन पर अधिक बल दिया। साथ ही साथ उन्होंने सामूहिक अचेतन पर विशेष महत्व दिया। यूंग ने सामूहिक अचेतन को महत्वपूर्ण संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति इसे आनुवांशिकता द्वारा प्राप्त करता है। किसे? सामूहिक अचेतन को, जिसमें प्रत्येक प्रकार के व्यवहार एवं स्मृतियां पाई जाती हैं। उनके अनुसार सामूहिक अचेतन का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों से होता है और यही व्यवहार का निर्देशन करता है। उन्होंने इसे आदिम प्रतिमाएं या आद्य प्रारूप आर्केटाइप कहा। यह प्रायः प्रश्न को आता है एग्जाम में कि आर्केटाइप किसने कहा था, किस मनोवैज्ञानिक ने? तो किसने कहा था? कार्ल यूंग ने। किसे कहा था? सामूहिक अचेतन। उनके अनुसार जैसे हम लोगों के पूर्वजों में ईश्वर, पृथ्वी, सूर्य, पानी आदि के बारे में कुछ निश्चित विचारधाराएं थी जो हमें वंशगत तरीके से प्राप्त हुआ है। पृथ्वी को माता तथा सूर्य को देवता मानकर पूजा करने का विचार हमें अपने पूर्वजों से ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सामूहिक अचेतन में व्यवहार को निर्देशित करने वाली स्ववृत्तियां पाई जाती हैं जो जन्मजात होती हैं। इसके बाद प्रमुख मनोवैज्ञानिक में अल्फ्रेड एडलर का वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत आता है। अल्फ्रेड एडलर्स थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। अल्फ्रेड एडलर प्रथम मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व के सामाजिक स्वरूप पर प्रकाश डाला। इन्होंने एक नए सिद्धांत वैयक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण वैयक्तिक सामाजिक पर्यावरण तथा उसके अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अतः व्यक्ति का व्यवहार उद्देश्यपूर्ण तथा लक्ष्य निर्देशित होता है। इनकी मुख्य मान्यता यह भी थी कि व्यक्ति में चयन, सिलेक्शन तथा सर्जन, क्रिएटिविटी की क्षमता पाई जाती है जो उसके व्यवहार को निर्देशित करते हैं। यही चयन एवं सृजन की क्षमता से
व्यक्ति लक्ष्य यानी गोल की प्राप्ति हेतु प्रेरित होता है। इसके बाद एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है, उनका नाम है एरिक फ्रॉम। एरिक फ्रॉम का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। एरिक फ्रॉम सोशल कल्चरल थ्योरी। एरिक फ्रॉम भी मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा कि मनुष्य की प्रकृति, उसका संवेगात्मक व्यवहार, चिंताएं तथा अन्य व्यवहारिक प्रक्रियाएं सभी संस्कृति से ही उत्पन्न होती हैं। अतः मानव व्यवहार का अध्ययन तब तक अपूर्ण है जब तक उस पर पड़ने वाले सांस्कृतिक प्रभावों की जानकारी न हो जाए। उन्होंने फ्रायड के ईड, ईगो और सुपर ईगो को संस्कृति की देन माना है। अतः व्यक्तित्व को समझने के लिए उनके अनुसार व्यक्ति के सामाजिक आधार को भी समझना आवश्यक है। इसके बाद व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों का स्थान आता है, जिनमें व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के आंतरिक कारकों के अपेक्षा बाह्य कारक को महत्व दिया। इनके अनुसार व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स SR के बीच जटिल संबंधों का परिणाम होता है। मतलब व्यक्ति का व्यवहार ही व्यक्तित्व का सूचक होता है। किसके अनुसार? व्यवहारवादियों के अनुसार। अतः पर्यावरण में किसी उद्दीपक विशेष का किस आधार पर अर्जन किया जाता है, उसी तरह व्यक्तित्व संबंधी गुणों या विशेषताओं का भी अर्जन होता है। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसमें उन्होंने बताया कि B = F × S - R का मतलब उन्होंने बतलाया कि व्यवहार उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जटिल संबंधों का प्रतिफल होता है। इस तरह आगे व्यवहारवादी दृष्टिकोण को बढ़ाते हुए बेंडूरा नामक BENDURA बेंडूरा ने प्रक्षेपणात्मक सिद्धांत ऑब्जर्वेशनल थ्योरी पर बल दिया है। इनका मानना है कि सामाजिक व्यवहारों को व्यक्ति दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहारों का प्रेक्षण कर या देखकर सीख लेता है। ऐसे शिक्षण को मॉडलिंग या प्रेक्षणात्मक शिक्षण कहते हैं। इस प्रकार यह व्यवहारवादी दृष्टिकोण शील गुणों की मान्यता न देकर व्यवहार के स्वरूप को निर्धारित करने वाली पर्यावरणीय परिस्थिति एवं संकेतों को महत्वपूर्ण मानता है। इसके बाद व्यक्तित्व उपागम में मानवतावादी उपागम आता है। मानवतावादी उपागम के प्रमुख समर्थक थे कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो। पहले हम लोग कार्ल रोजर्स का आत्म सिद्धांत देखेंगे। कार्ल रोजर्स के सिद्धांत को घटना क्रियात्मक सिद्धांत माना जाता है। इस घटना क्रिया पद्धतियों का जन्म अध्ययन की मनोविश्लेषणात्मक तथा व्यवहारवादी उपागमों यानी व्यवहारवादी सिद्धांतों के विरोध में हुआ। रोजर्स व्यक्ति को एक पूर्ण रूप से क्रियाशील व्यक्ति मानते हैं। अतः व्यक्ति स्वभावतः शुभ, तार्किक और अपने व्यवहार में स्वतंत्र होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जैसे बनाना चाहता है उसी दिशा में आगे बढ़ता है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जैसे बनने की इच्छा करता है उसमें सफल नहीं होता है। इसका कारण व्यक्ति का अपने विचार और अनुभव में अंतर होना होता है। इसे व्यक्ति के आत्मसंप्रत्यय या सेल्फ कॉन्सेप्ट और वास्तविकता यानी रियलिटी का अंतर कहते हैं।
जो कुसमायोजन यानी माल एडजस्टमेंट की स्थिति को उत्पन्न करता है। अगला हम लोग देखेंगे अब्राहम मैस्लो का मानवतावादी सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने व्यक्तित्व की सर्वांगीण स्वरूप को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अपने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने मानवीय अभिप्रेरण का सिद्धांत प्रतिपादित कर व्यक्तित्व की गत्यात्मकता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने सिद्धांत में आवश्यकताओं को पदानुक्रम में व्यवस्थित कर यह बताने का प्रयास किया कि प्रत्येक व्यक्ति में उच्च स्तरीय आवश्यकता को प्राप्त करने की संभावनाएं रहती है, लेकिन व्यक्ति की उच्च स्तरीय आवश्यकता यानी हायर लेवल नीड्स की पूर्ति तभी संभव होता है जब निम्न स्तरीय आवश्यकताओं यानी लोअर लेवल नीड्स की पूर्ति हो जाती है। मैस्लो के अनुसार निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में भूख, प्यास, सुरक्षा, संबंधन तथा सम्मान आदि आते हैं, जबकि उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में न्याय, अच्छाई, सुंदरता तथा एकता आदि आते हैं। इस आवश्यकता की पूर्ति वास्तव में व्यक्ति के जीवन का चरम बिंदु होता है। मैस्लो ने इसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कहा है, जिसे आवश्यकता पदानुक्रम में सर्वोच्च आवश्यकता माना गया है। इस प्रकार विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व की व्याख्या की है और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न सिद्धांतों को हम देखते हुए निष्कर्ष स्वरूप हम ये पाते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग परिवेश, संस्कृति, उनके शील गुणों, व्यवहारों आदि का प्रभाव पड़ता है, जो कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है। Neo-Freudian theories of personality. Freud attracted many followers who modified his ideas to create new theories about personality. These theorists, referred to as Neo-Freudian, generally agreed with Freud that childhood experiences matter but de-emphasize sex, focusing more on the social environment and effect of culture on personality. First of all, we saw the Carl Jung. Carl Jung was a Swiss psychiatrist and Portuguese of Freud, who developed his own theory which he called analytical psychology. The focus of analytical psychology is on working to balance opposing forces of conscious and unconscious thoughts and experience within one's personality. Jung focused on the collective unconscious. The collective unconscious is a universal version of the personal unconscious, holding mental pattern or memory trace which are common to all of us. These ancestral memories, which Jung called archetypes, are represented by universal themes in various cultures as expressed through literature, art and dream. Second, Alfred Adler. Alfred Adler was founder of a school of psychology called individual psychology, which focused on our drive to compensate for feeling or inferiority. Adler also believed in the importance of social connection. He said, "The happiness of mankind lies in working together.
in living as if each individual had set himself the task of contributing to the common welfare. Next, Erik Erikson. Erikson proposed a psychosocial theory of development, suggesting that an individual's personality develops throughout the lifespan. These are Neo-Freudian theory. Next, behavioral theory of personality. The behavior perspective or behaviorism is the belief that personality is the result of an individual's interaction within their environment. First, Carl Rogers. Carl Rogers, a behaviorist psychologist, has given a theory. Carl Rogers' personality theory is the notion of self or self-concept. This is defined as organized, consistent set of perception and belief about oneself. Okay, thank you.